बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान से ओमान गए। ओमान से फिर दोबारा पाकिस्तान आए, फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की। अब वो मास्को पहुंच गए हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जनाब अब ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो टेलीफोन के जरिए होंगे। हमारी टेलीफोन लैंडलाइंस जो हैं वो कहते हैं बड़ी महफूज हैं, वो टैब नहीं हो सकती। आप इत्मीनान के साथ बात कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो हैं, ये इनका जो दौर दूसरा दौर जो होने वाला था, जो मंगल की खबरें थी, इतलात थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया हुआ है कि जनाब मंगल को उन्होंने कहा था मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फिर ये जनाब बड़ा लंबा फासला है, बड़े कई घंटों का 17-18 घंटे का जनाब सफ़र है, तो ये अब टेलीफोन के ज़रिए जो है बात होगी। तो क्या ये मुज़ाकरात का सिलसिला तातल का शिकार हो गया, या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी अंदाज में मुज़ाकरात जारी हैं? और इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है, वो एक दर्जा बढ़ गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ एक दर्जा बढ़ गया है? इसलिए बढ़ गया हुआ है कि जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं साख डार, उनकी कुछ सहाफ़ियों के साथ बात हुई है, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा जनाब फैसिलिटेटर से अब हम जो है वो मीडिएटर हो गए हैं। मीडिएटर मतलब ये कि जनाब जो उस तरफ से आ रही हैं चीज़ें और जो उस तरफ से चीज़ें आ रही हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन जो है वो भी पेश कर रहे हैं साथ-साथ। और पाकिस्तान के ऊपर जो एतमाद का इज़हार किया है ईरान ने, वो भी आपके इल्म में है, और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो तो मुसलसल यही बात किए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का मैं अब फिर उन्होंने एक मर्तबा कहा है कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे काबिल एहतराम हैं, और फिर वही कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, बंद करवाई, और फिर मैंने जो जौहरी जंग का खतरा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें 11 जहाज़ गिराए गए, तो वो जनाब वो मैंने बंद करवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जनाब ईरान जंग जल्द खत्म होगी और हम उसमें फातेह होंगे, और अगर ईरान जो है वो बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। और वो कहते हैं कि ईरान के कुछ लोग जिनके साथ हमारी बात हो रही है वो मुनासिब हैं, कुछ मुनासिब नहीं हैं। और वो कहते हैं चीन से मैं ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, लेकिन चीन इससे बेहतर किरदार भी अदा कर सकता है। चीन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस पूरी सूरत-ए-हाल में। ये आगे जाके इसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे, और उन्होंने नेटो वालों को जो है फिर उनकी क्लास ली है कि जनाब इन्होंने वो ताबन नहीं किया, बल्कि जब जंग जो है वो ख़त्म होगी तो बरतानिया ने कहा जी हम 2 जहाज़ भेज देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करने के सिवा उनके पास चारा ही कोई नहीं। यूरोपीय ममालिक उन्होंने नाराज़ कर रही है, और फ्रांस के जो सदर हैं उनके ऊपर तो डायरेक्ट अटैक किया था कि जनाब इसकी बीवी ने इसको लपेड़े मारे थे। और अब जो बरतानिया के हवाले से अब जो किंग चार्ल्स हैं वो अमेरिका पहुंचने वाले हैं, और जो एक किंग के हवाले से जो वहां के अवाम हैं वो बड़े हसास हैं बरतानिया के। अब ये उन्होंने बरतानिया को पूरी बात तनकीद शुरू कर दी। किंग चार्ल्स वहां पहुंच रहे हैं अमेरिका, और वो बरतानिया को ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो सारे लोग तो इन्होंने नाराज करके रखे हुए हैं। रूस के साथ तल्लुकात यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है वो पुराने हरीफ हैं एक दूसरे के। चीन वाले जो हैं वो अपनी अलग ही गेम कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ का जो इशू है वो जिस अंदाज में भी हल होता है, उसके हल के हवाले से जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेट होंगे, जो असूल वज़ा होंगे, वो पूरी दुनिया की जो बहरी हदूद है उनको मुतासर करेगा। वो उसके असूल जो है पूरी दुनिया, अच्छा चीन और रूस जो है वो भी उससे फायदा उठाएंगे या फिर उनको नुकसान होगा। ये इसकी तफसीलात भी हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो अराक्ची हैं ये दौरा करके आए हैं ओमान का, तो इसका मकसद क्या हो सकता है, और फिर मास्को गए हैं उसका मकसद क्या हो सकता है। ये आपने हुर्मुज़ के हवाले से ये बड़े अब जो मुतहर्रिक हो गए ईरान के, ये अब का इशू नहीं है इनका। ये जब यहाँ सफ़वी ख़ानदान जो है हुक्मरान था और वहाँ सल्तनत उस्मानिया के साथ इनकी इस आपने हुर्मुज़ के इशू पे इनकी चपकश उस वक़्त भी थी, और 100 साल से तो ये जनाब लगे हुए हैं कि जनाब हमें इसका वो जो टैक्स लेते हैं कि जनाब टैक्स दें हमें जहाँ से गुज़रने का। लेकिन हालात ऐसे बन रहे थे कि टैक्स वसूली की नौबत नहीं आ रही थी। अब वो कहते हैं जनाब नहीं, अब हमने टैक्स लेना है। अच्छा बहरहाल वो वहाँ गए हैं यहाँ से पाकिस्तान, वो दरअसल जो
रीजनल कंट्रीज हैं, जो खित्ते के ममालिक हैं, उनकी हिमायत हासिल करना चाहते हैं इस इशू पे। ओमान, आपको इल्म है कि ओमान जो है, एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है आपने हुर्मुज़ के। तो ओमान के भी ज़ाहिर स्टेक्स हैं, कुछ मफादात हैं। आपको याद होगा कि 1974 के राउंड अबाउट मोहम्मद शाह पहलवी, उन्होंने भी ये मुतालबा किया था कि जनाब आपने हुर्मुज़ से जो गुजरने वाले जहाज़ हैं वो हमें किराया दिया करें, वो हमें टैक्स दिया करें। तो बहरहाल बाद में फिर एक और सूरत, वो जो सर्द जंग थी रूस और अमेरिका की, उस दौरान जो एक कम्युनिस्ट नवाज, रूस नवाज टोला था वहाँ पे ओमान में, तो उसने जनाब वहाँ बगावत की कोशिश की और ये खदशा पैदा हो गया जनाब, जो हमसाया मुल्क के ईरान को भी, रूस को भी, दीगर के अमेरिका को तो था ही कि जनाब ये कहीं आपने हुर्मुज़ का वो जो ओमान की तरफ वाला हिस्सा है वहाँ वो कब्जा ना कर लें, वहाँ ना आके बैठ जाए। अगर वहाँ आके बैठ जाएंगे तो आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो उसको संभाल सकते थे या डिस्टर्ब कर सकते थे कम से कम। जो नकलो हरकत है जो जहाज़ों की, उसको डिस्टर्ब करने की पोजीशन में आ जाते। तो फिर जनाब ये पाकिस्तान और ईरान दोनों ने उन बागियों को कुचलने के लिए ओमान की मदद की थी। हमारे दस्ते गए थे वहाँ पे पाकिस्तान से। ये अहमियत है आबना हुर्मुज़ की। लेकिन बाद में बहरहाल वो फिर मामला किसी और तरफ निकल गया, वहाँ इनकलाब आ गया। इनकलाब के बाद जनाब को सूरत-ए-हाल कुछ बदल गई और आबना हुर्मुज़ से जो टोल टैक्स वसूली का मामला है वो खटाई में पड़ा रहा। लेकिन कहीं न कहीं जो ईरानी हैं उनके ज़हन में ये बात है ज़रूर। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि जब सफ़वी ख़ानदान था और जो उस्मानी थे, खिलाफत उस्मानिया तुर्किया वाले, उनका भी इसके ऊपर फड्डा होता रहता था। लेकिन उस वक़्त क्योंकि ये जहाज़ों की आमदरफ़्त और तेल, ऑयल वगैरह का इश्यू नहीं था, तो वो मामला जल्दी जो है ना वो एक खो खाते में पड़ जाता था, खटाई में पड़ जाता था। लेकिन स्ट्रेटेजिक कमान जो है ईरान ने हमेशा बरकरार रखी है यहाँ के ऊपर, आबने हुर्मुज़ के ऊपर। अब आबने हुर्मुज़ के हवाले से जो असूल तय होंगे, उनका इतलाक जो है वो जो चीन और जो रूस का मौक़िफ़ है, अपनी बहरी हदूद से मुतल्लिक़, तो उसके वो ऊपर भी होगा। इसलिए ये तवक्को की जा रही है कि चीन और रूस जो हैं दोनों, ये आबने हुर्मुज़ के मामले पे ईरान की मदद करेंगे, इनके मौक़िफ़ की हमायत करेंगे। अब जो अराक़ची हैं वो चले गए मॉस्को और वहाँ उनकी पुतिन के साथ भी मुलाकात जो है वो तय है, वो भी मुलाकात होनी है। यानी और फिर दूसरा, वो जब ओमान गए हैं तो फिर वापस पाकिस्तान आए हैं, तो इस दौरान उनकी जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनके साथ भी बात हुई है। और ये बात जो है इनके आपस में राब्ते करवाने में किसका किरदार है? पाकिस्तान का किरदार है। बहरहाल इसकी तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी बयान वज़ीर ख़ारिजा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके इस हवाले से दे चुके हुए हैं। वरना ईरान जो था, इसने इब्तदाई तौर पे जो जवाबी हमले किए थे अमरीकी एयर बेसिस पे, वो तो सऊदी अरब का एयरबेस जो था वो भी इसमें शामिल था। लेकिन अब जो है ये जनाब आपस में मुशावरत कर रहे हैं और जो अराक़ची हैं उन्होंने ना सिर्फ ओमान के सुल्तान से मुलाकात की, जैसा मैंने शायद पहले बताया है, तो फिर उन्होंने मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी बात की और फिर कतर के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके साथ भी बात हुई और इत्तलात हैं कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई है अराक़ची की, पाकिस्तान आने से पहले। यानी ओमान और पाकिस्तान के दरमियान जो उनका सफ़र है, इस दौरान उन्होंने ये राब्ते भी किए हैं। तो बहरहाल वहाँ जो पाकिस्तान आके उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब यूरेनियम जो है उसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन दोनों ममालिक जो है, अच्छा वो यूरेनियम वाला जो मामला है ना, मुझे ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब बार-बार इसलिए कह रहे हैं कि जब यूरेनियम पे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि वो मामला किसी हद तक कह लें कि आप हल के करीब है। और जो आपने हुर्मुज़ वाला मामला है, ये यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये ईरान की आबना हुर्मुज़ है, इसका कंट्रोल। और अमेरिका जो है वो दावा ये कर रहा है कि जनाब जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये है कि जनाब इसकी जोहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना। लेकिन लग ये रहा है, जो इत्तलात हैं और जो खबरें हैं, उनसे ये लग रहा है कि ये मामला जो है यूरेनियम वाला, वो किसी न किसी हद तक किसी बनने लगने वाला, किसी किनारे लगने वाला है। और जो वहाँ राक़ची पाकिस्तान हैं, तो उसके बाद जो कहा गया कि जनाब उन्होंने जो नोट्स हैं
वो शेयर किए हैं। इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उन्होंने एतमाद में लिया, फील्ड मार्शल यानी रियासत पाकिस्तान को उन्होंने एतमाद में लिया, और वो कहते हैं जनाब आपने हुर्मुज़ के जो है कंट्रोल के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी का खात्मा, और फिर जो हमारा नुकसान हुआ है जंगबंदी के दौरान उसका मुआवजा दिया जाए, और फिर जनाब मुस्तकबिल में अदम जारियत का जो है वो हमें यकीन दिलाया जाए कि अमेरिका जो है वो दोबारा हमला शमला नहीं करेगा। और वो कहते हैं जनाब ये जो मिल के गए हैं, अब इसमें अराक़ची जो फील्ड मार्शल से मिल के गए हैं और जो ओमान का दौरा किया, इसमें वो कहते हैं जनाब जो जौहरी मामला है उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपने हुर्मुज़ के लिए वो राह हमवार कर रहे हैं, और फिर वो ये चाहते हैं कि जनाब यहाँ जो खित्ते के ममालिक हैं वो मिल के वो एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाए कोई, ताकि यहाँ जो अमेरिका का असर और रसूख है वो कम हो जाए। अच्छा, ये जंगबंदी मुस्तकिल होती है, आर्जी होती है, जारी रहती है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, लेकिन अमेरिका का जो किरदार है ना इस खित्ते में वो पहले वाला नहीं रहेगा। पहले भी ये बात जो है ये मैं अर्ज कर चुका हूँ। और दूसरा जो चीन वाला मामला है, ये जो ना डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इनका बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। एक तो ना सिर्फ ये कि जनाब उनकी जो हुकूमत है, जो इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन है, एक तो उनकी जमात जो है और उनकी अपनी साख जो है वो बड़ी बुरी तरह मजरूह हुई है, और दूसरा जो अमेरिका की साख है एक सुपर पावर के तौर पे उसको नुकसान पहुंचा है। वो दोनों की बहाली चाहते हैं। अब वहां ये सूरत हाल है, वो जो उनके वो हमला नहीं हुआ जो उनके ऊपर, वो बंदा, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा है, अच्छा वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर की डिग्री है, टीचर है वो कहता है जनाब वो उसका जहन जो है ना वो हिला हुआ है और जहनी तौर पे बीमार है और उसके दिल में नफरत भरी हुई है। अच्छा, ये जो हमलावर है ना, इसने जो कमीला हारिस का जो इलेक्शन था उसमें उनको कोई डोनेशन भी दी थी हजारों डॉलर की, और फिर वो वहाँ का जो अटार्नी जनरल है, कायम का अटार्नी जनरल तो देखे हुए ना, रिजाइन देके हुए, जन निकाल दिया उनको, तो वो ये कह रहे हैं ये बंदा जो है तावन नहीं कर रहा, इसको पीर वाले दिन अदालत में वो कहते हैं पेश किया जाएगा, इल्जाम फिर सामने आ जाएंगे। तो वो अच्छा, एक और चीज जो इस हमले के हवाले से, वहां जो पहले भी इनके ऊपर हमले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था, साजिशी थ्योरियां आई थी जनाब, ये खुद साख्ता किस्म के, शायद में भी जो एक कान के ऊपर नहीं इनके गोली लग गई, वो साथ से गुजर गई थी कि जनाब उसका निशाना ऐसे कैसे कच्चा हो सकता है कि जनाब, इस सारी बातें आपके इल्म में है ना, तो बार बार मतलब याद दहानी के लिए थोड़ा सा वो बता रहा। तो अब इस हवाले से भी ये हो रहा है कि जनाब वहां, कल भी मैंने भी कहा था जनाब, वहां तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, हफ्ता हफ्ता दो, ये तो अचानक थोड़ा प्रोग्राम था, ये तो पहले से शेड्यूल्ड होता है। तो वहां तो हफ्ता हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान में जैसे होता है वहां भी ऐसे होता है, सिक्योरिटी के लिए इंतजाम जनाब शुरू हो जाते हैं, नजर रखी जाती है, बंदा वहां तक पहुंच कैसे गया, ये सवाल। और फिर वहां की जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है, खातून जो है, उन्होंने एक दिन जो पहले बात कर दी थी, वो उन्होंने ज़राए तफन्नन जो है वो मजाक मजाक में ये बात कर दी जनाब। ये उन्होंने पूछा जनाब क्या होगा, तो उन्होंने क्या कहेंगे, उनके जनाब वो गोलियां चलेंगी और बड़ी जबरदस्त बातें करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो वो कहती मैंने मजाक में ये बात की थी, लेकिन ज़ाहिर है जो साजिशी थ्योरी वाले हैं, जैसे यहाँ पे हैं कुछ चपड़कनाती है, वहां हमसे बड़े चपड़कनाती बैठे हुए, वो जनाब इसको जनाब वो पुरानी वाली साजिशी थ्योरी है वो इसके साथ दे है। अच्छा, वैसे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, ये वहां तहरीक चलती है कुछ अर्से बाद कि जनाब ये जो हर शख्स के पास हथियार है, हथियार रखने की इजाजत है, तो ये इसको जैसे कोई लाइसेंस वाला सिस्टम या कोई बरतानिया वाला सिस्टम, वो जनाब या गैर मुसल्ला करने वाला सिस्टम जो है ये वहां को किया जाए, क्योंकि वहां की जो रिपोर्ट्स है ना बड़ी खतरनाक है इस हवाले से। वो कहते हैं कि जो राइफल्स और गन्स है ना आम लोगों के पास, वो वहां की जो आर्मी के पास, मैं गन्स और राइफल्स की बात कर रहा हूँ, टैंक तोपों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि वहां के लोगों के पास जो असला है गन्स और राइफल्स, वो वहां की आर्मी से 3 गुना ज्यादा है उन लोगों के पास। और वो कहते हैं कि जब जो सिविल वार की सबसे ज्यादा सलाहियत जिस मुल्क में है, जिस मुल्क के शहरियों के पास है, वो अमेरिका है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये
दो मैंने अर्ज किया ना, एक तो ये कि अमेरिका की साख बचानी है, दूसरा उन्होंने अपनी जमात की साख भी तो बचानी है ना। ये भी तो एक इशू है ना। आपको याद होगा कि जब ये 1979 में इनकलाब आया है वहां पे, तो 4 नवंबर 1979 को, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां की एम्बेसी के ऊपर वहां जनाब कब्जा कर लिया गया। और फिर जनाब वो ऑपरेशन किया था इन्होंने 25 अप्रैल 1980 को। और वो जो सहराए तबस वाला, वहां जो उनके आपस में हेलीकॉप्टर वो आपस में टकरा गए थे, तो ये मेरे ख्याल कार्टर, जिमी कार्टर वहां प्रेसिडेंट थे, और उनकी साख को इतना नुकसान पहुंचा कि जिमी कार्टर पहले अमेरिकी सदर थे जो दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सके थे, और फिर जो बाइडेन की बारी आई, और फिर एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये मुसलसल दूसरी मरतबा जो है ये मुंतखब नहीं हो सके थे, लेकिन दूसरी बारी इन्होंने ले ली है। जिमी कार्टर को तो दोबारा मौका नहीं मिला बेचारे को। वो वजह यही थी, वो जो उन्होंने डेल्टा फोर्स भेजी थी और 10 कमांडोज जो हैं वो हलाक हो गए थे, आपस में टकरा टकरू के उनके तैयारे जो तबाह हो गए थे, तो उसकी वजह से वहां के लोगों ने उनको दोबारा, उन्होंने सब ये इस काबिल नहीं है कि जनाब इसको सदर जो है ये दोबारा मुंतखब किया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए यही एक मसला बना हुआ है। अब मिड टर्म इलेक्शन जो है इसी साल नवंबर में हो रहे हैं, और वहां जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ऐवान ज़ीनी जिसको कहते हैं, वहां तो जनाब मेरे ख्याल 50% जो है नशिस्तों पे इलेक्शन होना होता है हर 2 साल बाद, और 20 के करीब जो सेनेटर हैं नए आने, और गवर्नर्स आने हैं मुख्तलिफ रियासतों के, और उसको उसकी कंपेन को हेड करना होता है सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हेड करना है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पोजीशन में कि जबकि वहां जो इनकी अप्रूवल रेटिंग है ना इनके इकदामात की, वो 30% रह गई हुई है। और अच्छा, ये जो आम लोग होते हैं ना, आवाम, ये सर्वे उनसे नहीं किया जाता। ये जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग निकाली जाती है उन लोगों के जरिए जिन्होंने मुंतखब किया होता है हुकूमत को। यानी कि जिन लोगों ने मुंतखब किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो जनाब सिर्फ 30 से 40% लोग हैं जो अप्रूव कर रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं कि जनाब ठीक कर रहे हैं। यानी कि इसके हामी, इसको मुंतखब करने वाले 60 से 70% लोग जो हैं वो इनकी पॉलिसियों के खिलाफ हुए पड़े। फिर ताकत का असूल तो यही है ना, अमेरिकी सदर जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगा और उसके साथी उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब जेडी वैंस जो है, इसने इन लोगों ने तो इलेक्शन लड़ना है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से क्यों अपने आप को वो नुकसान पहुंचाएं। और फिर वहां जो मैंने अर्ज किया कि जो ताकत का असूल है वो तो यही होता है कि अगर मिड टर्म ये इलेक्शन हार गए, सदर जितना भी ताकतवर है वहां का अमेरिका का, तो फिर वहां की फौज, ब्यूरोक्रेसी, और इवन ये कि उनके जो करीबी लोग हैं वो उसका हुक्म मानने में लेतो लाल से काम लेते हैं, मीन मेख निकालते हैं कि सर ये, वो ऑर्डर करता है कोई, वो कहते हैं सर इसमें ये खामियां हैं, और वो नौकरशाही जो है, जो अफसरशाही है, वो जनाब अपने जो उनके पास एक मखसूस किस्म के हथकंडे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो यानी चलने नहीं देते उसको। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये सूरत जो है ये पैदा ना हो वहां पे। ट्रंप इंतजामिया को मिड टर्म इलेक्शन के बाद मुआवजे का भी खौफ है, अगरचे वो बड़ा मुश्किल मरला होता है, आज तक किसी अमेरिकी सदर को मुआवजे के जरिए नहीं हटाया जा सका, लेकिन एक खौफ तो है ना। जो मैंने अर्ज किया ना, इससे सारी सूरत का सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो चीन है। अब जो उनका हरीफ है वो तो अमेरिका है। अमेरिका अगर कमजोर होता है, उसकी जो सुपर पावर वाला तस्वर है उसको नुकसान पहुंचता है, तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा चीन को। और चीन ने आपने हुर्मुज वाले इशू पे वीटो नहीं की वो करारदाद, वो ईरान की मदद कर रहा है। वो ये ठीक है कि जनाब उसने मसल्ला दस्ते नहीं भेजे हुए, लेकिन वहां जितने भी जंगी हालात हैं, ईरान जो निशाना बड़ा सही निशाने पे जाकर लगते हैं, वो किसके हैं? वो चीनी हालात हैं जिनके जरिए वो जंग लड़ रहा है, चीनी टेक्नोलॉजी है जिनके जरिए वो जंग लड़ रहा है। और फिर आपने हुर्मुज में जो सलामती कौंसिल में, यूएन की सलामती कौंसिल में उस करारदाद को, वो बड़ी खतरनाक करारदाद थी। वो कहते हैं आपने हुर्मुज को खुलवाने के लिए हर किस्म के इकदाम किए जाए, यानी पूरी दुनिया जंग में वो झोंकना चाहते थे,
ये यूएई और बहरीन वगैरह ने जो करारदाद पास, उन्होंने वीटो कर दी, उसने भी कर दी और उसने भी कर दी, फ्रांस ने भी उसकी मुखालफत की थी। तो अब जो यूरोपीय यूनियन है, जिनके साथ फंडा डाला हुआ है इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो तो मुतबादल के तौर पे वो चीन को भी मुंतखब कर सकते हैं। चीन की तरफ, अच्छा, चीन का फिर एक और भी, जो आपको याद होगा 2025 में उन्होंने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है, चीन वालों ने, वो ग्लोबल गवर्नेंस का, वो तो उन्होंने दिया है कि ना मुश्तरका खुशहाली, यानी हमले शमले नहीं करने, जो वसाइल हैं वो मिलकर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास है वो हम आपको देते हैं, जो आपके पास है वो आप हमें दे। तो जनाब ये एक मुश्तरका खुशहाली का उन्होंने जो प्लान दिया हुआ है, तो लोग तो उस तरफ भी जा सकते हैं। और ईरान जो है वो उससे अपने आप को जुदा नहीं कर रहा, वो चीन वाला जो मामला है। और पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीन के हवाले से जो ट्रंप ने बात की है, किरदार अदा कर सकता है, तो पाकिस्तान पे जो इन्हिसार करने की एक वजह है दोनों ममालिक की, वो चीन के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो भी एक वजह है। हमारे सदर वहां पहुंचे हुए हैं, सरकारी दौरे पे गए हैं। ये सी पैक वाला मामला, ये किसने इब्तिदा की थी इसकी? ये इनका जो पहला दौर था जरदारी का, उनके दौर में ये जो है इसका जो वो बुनियाद रखी गई थी इस मामले की। ग्वादर वाला जो इशू है, ये सारे इशू देखे ना, फिर ईरान के साथ जो पाइपलाइन बिछाई हुई है, अगर हालात ठीक होते हैं तो हम उससे 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो फायदा उठाना शुरू कर देंगे। अच्छा, बहरहाल, और जो मैंने चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात की बात की, आपको याद होगा कि जब ये पीस बोर्ड की मीटिंग हो रही थी वहां पे, तो पाकिस्तान को दावत, चीन को भी दावत, कई ममालिक को दावत, इंडिया को भी दावत दी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पाकिस्तान के अंदर चीन ने क्या कहा था? चीन से पूछा गया था कि जनाब आप तो वहां है ही नहीं, तो क्या जवाब दिया था चीन ने? उनका जनाब पाकिस्तान है ना, जहां हम नहीं है पाकिस्तान है तो समझे हम हैं, और जहां हम हैं किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में, पाकिस्तान नहीं है तो समझे पाकिस्तान भी वहां है। ये इस हद तक तो हमारे ताल्लुकात हैं चीन के साथ। अब आपने हुर्मुज के हवाले से ईरान जो तजावीज़ पेश कर रहा है, और खित्ते के ममालिक और मुतल्लिका ममालिक जो हैं उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, रूस और चीन की हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जो रूस और चीन, अगर ये ईरान की मंशा के मुताबिक ये मामला जो हल हो जाता है, तो इससे रूस और चीन को भी फायदा होगा। अब तक जो है ना, इसकी जो स्ट्रेटेजिक और आलमी कवानीन के तहत ये स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक जोन जो है, ये आबना हुर्मुज, ये ईरान का हिस्सा बनता है, और कुछ हिस्सा थोड़ा सा ओमान का बनता है। तो उसने अपनी भारत स्ट्रेटेजिक बर्तरी वहां बरकरार रखी हुई है ईरान ने। तो अब जो ये रूस है और चीन है, उनका क्या इससे फायदा होगा अगर ये आपने हुर्मुज वाला मसला हल हो जाता है? तो उनकी जिस बुनियाद पे ईरान ये फाइट कर रहा है, सिफारती जंग कर रहा है, या फिर अमली जंग भी उसने की है, इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर चीन और रूस का केस खड़ा है। अब जो चीन है, इसका जो ज़ाहिर है जापान के साथ भी ये फड्डा पड़ा हुआ है, वो आइलैंड्स का जो मामला है, और फिर ताइवान के साथ फड्डा तो है, लेकिन वो कहते ताइवान तो मेरा हिस्सा है। वियतनाम के साथ भी है, और फिर फिलिपाइन के साथ जो है वो भी इसका फड्डा है, यही वाला। फिर रूस और चीन ने जो मसनूई जजीरे बनाए हैं, वो किस लिए बनाए हैं? आलमी कवानीन से इस्तेफादा करने के लिए, कि जनाब ये जजीरा जो है हमारा, जनाब इसके इर्द गिर्द इतनी हदूद जो आलमी कवानीन के तहत जो हमारी हदूद है, तो वहां से अगर कोई जहाज गुजरेगा तो हमारी मर्जी से गुजरेगा, हम चाहें उसको फ्री जाने दें, चाहे उनसे पैसे लें। और यही वो इंडोनेशिया वाले अब जो हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं। और जो रशिया है, उसका जो नॉर्थ सी वाला इलाका है, तो वहां डेनमार्क के साथ और यूएस के साथ इसी तरह का उनका तनाज़ा है, और इन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद पे अपना केस लड़ रहा है रशिया। तो अगर आपने हुर्मुज पे इत्फाक हो जाता है, जो तजावीज़ है ईरान की, तो फिर वो तो एक कहने क्या प्रिंसिपल बन जाएगा, आलमी प्रिंसिपल। तो उससे चीन भी फायदा उठाएगा, रूस भी फायदा उठाएगा। बहरहाल, ये आपको याद होगा अपने विलाग में जब जंग शुरू हुई है, तो इब्तिदा में मैंने ये कहा था कि जनाब जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये तश्कील पा रहा है, और अब जो तमाम इशारे जो हैं ये इसी तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो मैंने कहा ना जनाब, ये जो यूरेनियम वाला मामला है, मेरा ख्याल है कि ईरान
वो इस हवाले से वो ज़्यादा वो रिजिड नहीं है। वो तो खमीनी साहब का फतवा भी है ना कि एटमी हथियार जो हैं वो नाजायज़ हैं, हराम है। तो वो मेरा ख्याल वो जो उसकी अफ़ज़ूदगी है 3.5 वो उनके लिए काफ़ी है। यानी जिससे उनके जो रिएक्टर हैं, एटमी रिएक्टर बिजली वगैरह तवानाई के जो हैं, वो जिससे चल जाएँ। वो और वो रशिया भी मेरे ख्याल इसी सिलसिले में गए हैं। ये यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी के हवाले से उनके उनके साथ को मामलात हैं। वहाँ उनके इंजीनियर वगैरह नहीं आए हुए होते, उनके वो जो एटमी रिएक्टर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो सारा वो वाला मामला भी है। आपने हुर्मुज़ वाला भी मामला है। ईरान की पहली तरजीह आपने हुर्मुज़ नज़र आ रही है और असासों की बहाली, माशी बहाली और जो हर्जाना देना या जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी, ज़र तलाफ़ी। और अमेरिका को चाहिए जनाब फेस सेविंग कि जनाब यूरेनियम देखें जनाब, हमने वो जनाब वहाँ से यूरेनियम जो है ना अफ़ज़ूदा यूरेनियम वो ख़त्म कर दी। मैंने कल अपने व्लॉग में एक ब्रेक थ्रू की बात की थी और मैंने ये कहा था कि जनाब जो मुतालबा पहुँचाया गया है अमेरिका को कि जनाब ये आर्म होर्मुज़ की या जो ईरान की नाकाबंदी, बहरी नाकाबंदी है वो ख़त्म करे। तो ये आज कोई खबर सुनी है आपने? मैंने कहा जनाब उसमें नरमी करेंगे वो। आपने सुनी है कि जब उसने उसके 4 जहाज़ पकड़ लिए, उसने उसके 2 जहाज़ पकड़ लिए? कोई ऐसी खबर आई है? यही ब्रेक थ्रू है और ये पाकिस्तान के ज़रिए हो रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।